हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हम क्यों पढ़ते हैं? देखो, पहले हमने पढ़ा हुआ है कि एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड, राइट, बाय फिक्स प्रोपोर्शन इन देयर मास। ठीक है, कुछ वो फिक्स लेकिन मासेस में कंबाइन करेंगे, कुछ वॉल्यूम्स में कितनी वॉल्यूम कंबाइन होंगी, कितने मोल्स में वो कंबाइन करेंगे, तो वो हमें सब कहाँ से पता चलेगा? वो सब हमें इन्हीं लॉज से पता चलेगा। ओके, और एक और बात कि जो ये सभी के सभी लॉज हैं ये 17th और 18th सेंचुरी में दिए गए हैं, तो इनमें आज के टाइम पे जो है बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हो चुकी हैं, बट ये उस टाइम के लॉज हैं और हमें इसी तरीके से इनको पढ़ना है। ओके, तो आइए इनको शुरू करते हैं। फर्स्ट लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि दिया था लेवोजियर ने। ठीक है, इसके नाम से हमें क्या पता चल रहा है? कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, कि जो मास है वो कंजर्व रह रहा है, ना तो उसमें कुछ गेन हो रहा ना ही कुछ लॉस हो रहा। अब एक चीज समझो कि या तो कोई फिजिकल चेंज हो या फिर कोई केमिकल चेंज हो, वहां पर क्या रहेगा? मास कंजर्व रहेगा। ठीक है, मास क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। कंजर्व मतलब कि जैसे पहला था वैसे ही बाद में। पहले हम एग्जांपल लें फिजिकल चेंज का। ठीक है, फिजिकल चेंज के लिए हम देखें, जैसे कि पहले हमने ले लिया आइस, ले लिया। ओके, आइस का पहले हमने वेट कर लिया। ओके, फिर जो है उसको पिघला दिया, वो क्या बन गया? पानी, है ना। तो फिर हमने उसका बाद में वेट कर लिया, तो हम देखेंगे कि जो पहले आइस का वेट था और जो बाद में वाटर का वेट है वो जो है सेम है। तो क्या रहा? मास कंजर्व रहा। तो फिजिकल चेंज में क्या रहेगा? मास कंजर्व। अब हम बात करते हैं केमिकल चेंज की। ठीक है, केमिकल चेंज में भी क्या होता है, हम क्या करते हैं, पहले रिएक्टेंट्स लेते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स लेंगे, उनका पहले मास ऑब्जर्व करेंगे, वेट देख लेंगे हम। ठीक है, उसका हम वेट देख लेंगे, उनमें जो है केमिकल रिएक्शन करवा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। फिर उसका हम वेट करेंगे, उसका वेट जो है रिएक्टेंट्स के वेट के इक्वल ही होगा। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होगा फिर यहाँ पर कि वेट ऑफ सम ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू वेट ऑफ सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, कि जो रिएक्शन से पहले वेट था रिएक्शन के बाद भी वही वेट रहेगा। ओके, तो एग्जाम्पल ले ले हम। एग्जाम्पल है हमारे पास कार्बन प्लस O2 क्या बनाता है? CO2। कार्बन का हमारे पास एटॉमिक मास क्या होता है? 12। ऑक्सीजन का क्या होता है हमारे पास? 16। 16 टू जा 32। और यहाँ पर क्या होगा? वही प्लस कर देंगे तो 40 ग्राम। ठीक है, तो अब इनका मास क्या है? सम ऑफ द वेट ऑफ द सम ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द प्रोडक्ट। तो क्या रहा? जो हमारे पास मास रिएक्शन होने से पहले था वही मास जो है रिएक्शन होने के बाद भी है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मास। और इस लॉ को हम क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, इतना हमें अब क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ हमें क्या बोलता है? सेकेंड लॉ बोलता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो कि दिया था प्राउस्ट ने। ओके, ये हमें क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास व्हाटएवर इज इट्स सोर्स। अब इसको जो है एग्जाम्पल की टर्म में समझते हैं और फिर इसको दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है? कोई भी कंपाउंड है, मान लिया कि हमारे पास है वाटर। ठीक है, वाटर है, तो वाटर के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं? वाटर के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं? हम जो है अपने घरों में जो है वाटर प्यूरिफायर से प्योर वाटर लेंगे। ठीक है, वो हमारे पास प्योर वाटर है। एक हमारे पास लेक का वाटर है, एक हमारे पास सी का वाटर है। ठीक है, या फिर हम बोले रेन का वाटर है।
हम बोले इंडिया से ले लिया हमने, ऑस्ट्रेलिया से ले लिया, तो वाटर का फॉर्मूला क्या रहता है, H2O, है ना। जो एलिमेंट्स कंबाइन होंगे वो सेम होंगे और वो भी फिक्स प्रोपोर्शन में ही होंगे हर जगह। तो हम इसका कोई भी सोर्स ले लें, चाहे सी वाटर, चाहे रेन वाटर, या फिर प्यूरिफाइड वाटर, इंडिया से ले लिया, ऑस्ट्रेलिया से ले लिया, कहीं से भी किसी भी कंट्री से ले लिया, ठीक है। तो सोर्सेज क्या हो गए, डिफरेंट, बट क्या रहेंगे, उसके एलिमेंट्स सेम रहेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बनेगा और वो भी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही मिलेगा, है ना। फिक्स प्रोपोर्शन में मिलेगा, सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। अब देखो ये किससे है, हाइड्रोजन है, कितना मास यहाँ पर, हाइड्रोजन का वैसे होता है 1, तो 2 दिया हुआ इस पर, क्या हो जाएगा 2। ऑक्सीजन का 16, तो क्या आ गया 1:8। तो हर जगह, हर एक, कहीं से भी हम वाटर लें तो उसमें क्या रहेगा, एलिमेंट सेम रहेंगे, फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, वो 1:8 में ही मिलेंगे। हम चाहे कोई भी वाटर हो, चाहे हम गटर का भी पानी ले लें, ठीक है। यानी कि सोर्स कुछ भी हो, अगर कंपाउंड एक अगर हम लें, सोर्स कुछ भी हो, तो उसके एलिमेंट सेम रहेंगे और फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, मतलब कि उनकी जो ये रेशियो है वो हर जगह वही मिलेगी। ओके, एक बार दोबारा से पढ़ लें हम इसको, ये हमने समझ लिया। इट स्टेट्स दैट कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड हमने लिया, यहाँ पर वाटर इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स। किस किस से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, टुगेदर इन द सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास व्हाटएवर इज इट्स सोर्स। अब हमें ये क्लियर हो चुका है अच्छे से, है ना। अब हम चलते हैं थर्ड लॉ पर। थर्ड लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो कि हमें दिया था डाल्टन ने, ओके। और ये लॉ है हमारे पास इंपॉर्टेंट, इस पर जो है क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसको ध्यान से देखो, ठीक है। ये हमें क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, ठीक है, कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट ले लिए, वो हमारे पास कंपाउंड एक से ज्यादा बना सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमने ये देखा। देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट which combines with the fixed mass of the other element are in the ratio of the small whole number to one another। अभी नहीं समझ आया, पहले एग्जाम्पल देखते हैं, फिर दोबारा से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। देखो जी, हमने क्या किया कि एलिमेंट्स ले लिए, हमें पता है कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है ना। वो हमारे पास क्या क्या बना सकते हैं, H2O भी बना सकता है और हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बना सकता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस तरीके से कंबाइन होगा, यहाँ पर जो है H2+O2 से कंबाइन होगा, है ना। एलिमेंट्स क्या थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बनाए क्या, एक से ज्यादा कंपाउंड बना दिए। अब इनके मास देखो, इसमें कितना है 2, इसमें कितना होगा हमारे पास 16, इसमें 2, 16 2 जा 32, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। 2 एलिमेंट लिए जो कि एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा बन रहे हैं। हमने देखा इनमें कि एक एलिमेंट का जो मास है वो फिक्स है और जो दूसरे का है वो डिफर कर रहा है ना। तो अभी दोबारा से पढ़ें। देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, different masses of one element which combines with fixed mass of the other element, है ना। इसका क्या है, फिक्स मास है, are in the ratio of small whole number to one another, ठीक है। तो ये है हमारे पास 16:32, क्या आया 1:2। ये क्या है, are in the ratio of small whole number to one another, ठीक है। तो जो डिफर कर रहे हैं उनके मासेस की हम रेशियो देखेंगे तो क्या होंगे, स्मॉल होल नंबर रेशियो। अब इसको समझते हैं कि स्मॉल होल नंबर रेशियो क्या होती है, ठीक है।
पहली बात कि जो होल नंबर का मतलब क्या होता है कि वो पूरा का पूरा होना चाहिए। 1 2 3 4 वो फ्रैक्शंस में नहीं होगा कि 2.4 3.5 इस तरीके से नहीं नंबर होगा। वहां पर क्या होगा, होल नंबर, कंप्लीट नंबर होगा। ठीक है। दूसरी बात क्या है, स्मॉल होल नंबर रेशो। स्मॉल होल नंबर रेशो यानी कि उनमें जो है 1:2, 2:3, 1:4 ये आ सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास आया 4:7, 6:7 तो ये उसमें नहीं आएंगे। तो हमें सारी कंडीशंस को अच्छे से समझना है। ठीक है, एक बार दोबारा देख ले। इट स्टेट्स दैट व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, कि दो एलिमेंट हमने लिए वो एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, डिफरेंट मास ऑफ one element which combines with fixed mass of the other element, ये क्या होंगे, are in the ratio of the small whole number to one another, are in the small whole number ratio to one another. okay? तो ये हमारे पास क्या फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, तो अब जो है इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, आपके पास एक डाटा दिया हुआ है। उन्होंने बोला कि नाइट्रोजन है, डाई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है हमारे पास। ठीक है, दो एलिमेंट हैं और जो है डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं। उसके लिए उन्होंने डाटा दिया उनके मासेस का। ठीक है, उसके लिए उन्होंने डाटा दिया मासेस का, क्या 14 16 ग्राम। ठीक है, सेकेंड 14 ग्राम 32 ग्राम, फिर दिया थर्ड 28 ग्राम 32 ग्राम, फोर्थ 28 ग्राम 80 ग्राम। ओके, अब इन्होंने क्या बोला हमारे पास, क्वेश्चन हमें बोलता है कि दो एलिमेंट लिए हमने, डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन। ठीक है, उससे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बन रहे हैं और उन एलिमेंट्स के हमारे पास मासेस जो हैं ये दिए गए हैं। ओके, अब इन्होंने पूछा कि ये कौन सा लॉ ओबे करता है। ठीक है, कौन सा लॉ ओबे करता है। फर्स्ट लाइन जब हमने पढ़ी कि सेम एलिमेंट है और डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं, तो वो बात तो जच गई है ना, वो बात तो जच गई कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में भी क्या होता है, यही होता है। ठीक है, वहां क्या होगा कि एक का मास फिक्स होता है और दूसरे का मास क्या होता है, डिफर करता है ना। यहां पर क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, लेकिन यहां पर भी फिक्स नहीं है ना। तो हमें क्या करके देखना पड़ेगा, एक को फिक्स करके देखें, दूसरे को डिफर देखें, उनकी क्या देखें, मासेस की रेशो देखें कि क्या वो स्मॉल होल नंबर रेशो आ रही है। ठीक है, अगर वो रेशो आ गई उस तरीके से तो यानी कि ये लॉ फॉलो हो जाएगा, अदरवाइज ये लॉ फॉलो नहीं होगा। ठीक है, एक बार करके देखते हैं, इसको कर दें 28 बना देते हैं सबको। ठीक है, 28 बना दें कि जब हमारे पास, अगर मैं इसको 28 बनाऊं तो ये भी क्या हो जाएगा, दुगना। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन तो क्या हो गया हमारे पास, उसी तरीके से चलेगी। 32 ग्राम, इसको भी कर दें 28 ग्राम, इसका क्या हो जाएगा 64 ग्राम, आगे 28 सेम है। ठीक है, तो अब क्या करना है, जिसका डिफर होता है मास, उनके मासेस की हम क्या देख लेते हैं, रेशो। रेशो देखें क्या होगा, 32 रेशो 64 रेशो 32 रेशो 80। काट के देखें इसको, 1 2 1 5, ये क्या आ रही है, ये हमारे पास आ गई स्मॉल होल नंबर रेशो ऑफ देयर मासेस। क्या आ गई, स्मॉल होल नंबर रेशो ऑफ देयर मासेस, यानी कि
इसका आंसर क्या आएगा? इट ओबेज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इट ओबेज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जहां पर हम इसकी डेफिनेशन भी देकर आएंगे। अब हमें समझ में आ गया, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो। इट स्टेट्स दैट व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, ठीक है, कि हमारे पास दो एलिमेंट हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं, जिसमें कि एक का मास डिफर करेगा, एक का मास सेम रहेगा। जिनका मास डिफर करता है उनके मासेस की हम क्या ले लेंगे? रेशो ले लेंगे। अगर वो स्मॉल होल नंबर रेशो आ गई तो वो इस लॉ को फॉलो करेगा। ओके, क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं नेक्स्ट लॉ पर। नेक्स्ट लॉ है हमारे पास, एक लॉ हुआ करता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, तो हम चलेंगे नेक्स्ट लॉ पर। नेक्स्ट लॉ क्या है हमारे पास? गे-लुसेक्स लॉ। गे-लुसेक्स लॉ। ओके, ये किसने दिया था? हमारे पास गे-लुसेक ने। इसने क्या बोला? इसने हमारे पास क्या बोला कि जब गैसेस कंबाइन होंगी, इट स्टेट्स दैट व्हेन gases react, they do so in volume they will be in whole number ratio to one another and to the product if gaseous। अगर हमारे पास देखो यहां से क्या पता चला कि अगर गैसेस हैं रिएक्टेंट्स, तो वो क्या होंगी? रिएक्ट करेंगी इन वॉल्यूम्स में, और वो क्या होंगी? एक दूसरे से होल नंबर रेशो में होंगी, एक दूसरे से भी, और अगर प्रोडक्ट भी गैस आया तो वो उससे भी होल नंबर रेशो में होंगी। देख लेते हैं एक बार। देखो भाई, हम बात करें 2H2 प्लस O2, क्या बना? 2H2O। H2 क्या है? गैस है। O2 क्या है? गैस है। और ये हमने ले लिया वाटर वेपर। वाटर वेपर भी क्या हो जाएगा फिर? गैसियस फॉर्म में। ठीक है, तो अब देखो कि जब गैसेस आपस में रिएक्ट करेंगी, दे विल डू सो इन देयर वॉल्यूम। और वॉल्यूम हमें कैसे लेनी है? जो इनके कोफिशिएंट है उन्हीं को ले लो। हम क्या बोलेंगे? 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन combines with 1 volume of oxygen gives, हमारे पास कितने मोल ऑफ वाटर वेपर्स दे रहे हैं? 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर्स दे रहे हैं। ठीक है, इतना हमें क्लियर हो गया। अब देखो इन्होंने क्या बोला था कि आपस में स्मॉल होल नंबर रेशो में होंगे और विद द प्रोडक्ट्स ऑल्सो, अगर वो गैसियस स्टेट में है। तो देखो 2:1:2, दे आर इन द स्मॉल होल नंबर रेशो। ओके, तो ये क्या बोलता है हमारे पास? गे-लुसेक्स लॉ कि जब भी गैसेस आपस में रिएक्ट करेंगी, दे विल डू सो इन वॉल्यूम्स,
कि वो वॉल्यूम में रिएक्ट करेंगी और वो आपस में क्या होंगी, स्मॉल होल नंबर रेशियो में होंगी, अब रिएक्टेंट्स आपस में भी और प्रोडक्ट्स के साथ में भी। ओके, तो इसका हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उन्होंने बोला कि 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन, ठीक है, कंबाइंस विद 5 वॉल्यूम ऑफ डाइऑक्सीजन कितने मोल्स ऑफ वाटर वेपर्स देगा, कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर्स देगा। देखो जी, सिंपल है, ये क्या है 2, जब हम इसकी रिएक्शन देखें कैसी होती है, ये होती है, ये कितना है 2, इसका हाफ जो होता है वो ऑक्सीजन, और जितना हाइड्रोजन था हमारे पास उतने ही वाटर वेपर्स आते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर देखो 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन, 10 वॉल्यूम, ठीक है। अब इसका हाफ होना चाहिए, इन्होंने हाफ ही दिया हुआ है। 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना देगा, जितना हाइड्रोजन दे रहा था उतना ही हमारे पास क्या होगा, वाटर वेपर्स। तो क्या आ जाएगा आंसर, ये कितना देगा, 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है। 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर्स हमें मिल जाएंगे, और ये हमें किस लॉ ने बताया, गे-लुसेक्स लॉ, गे-लुसेक्स लॉ। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट लॉ पर, दैट इज अवोगाड्रो लॉ। अवोगाड्रो लॉ, अवोगाड्रो लॉ हमें क्या बोलता है, अवोगाड्रो लॉ हमें दिया था अवोगाड्रो ने। ओके, ये हमें क्या बोलता है, देखो हम गैसेस की बात करें, ठीक है। गैसेस में अगर हम एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ gases contain equal number of molecules। देखो जी, जब हमारे पास अब गैसेस किससे होती हैं, टेम्परेचर से वेरी करेंगी, है ना, कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो ज्यादा दूर तक फैलेंगी, प्रेशर ज्यादा होगा तो वो कम जगह घेरेंगी, है ना। तो लेकिन अगर हमने क्या किया कि सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर कर दिया सब जगह, तो क्या होगा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे कि मैंने क्या लिया, एक बीकर लिया, उसको 100 ml उसकी क्या है, कैपेसिटी है, 100 ml क्या है, कैपेसिटी है, और इसको ढक दिया, गैसेस डालने के बाद जो है ढक दिया। तो इसमें क्या है, पहले मैंने डाली O2, फिर डाली उस O2, उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, लेट X मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फिर डाली, इसको निकाल दिया, फिर डाली हाइड्रोजन, इसमें भी कितने होंगे, X नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जब टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा तब, इसने क्या बोला, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब मैं बोलूं, देखो 100 ml का लिया, 100 ml ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स, ये किस पे है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, कितने मॉलिक्यूल्स, X मॉलिक्यूल्स। अगर मैं बोलूं 100 ml ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स, कितना होगा, X मॉलिक्यूल्स।
100 ml ऑफ नाइट्रोजन कंटेन्स X मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और अगर मैं बोल दूं 200 ml ऑफ नाइट्रोजन, कितना हो जाएगा? 2x मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, है ना। तो क्या आ गया? 2x मॉलिक्यूल्स। क्योंकि क्या किया मैंने? 200 ml, क्योंकि क्या है कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर जितनी इक्वल वॉल्यूम होगी उतने ही हमारे पास जो है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 100 ml में क्या हो जाएगा? x, दूसरे 100 ml में क्या हो जाएगा? x, तो 200 ml में क्या हो गया? 2x, ठीक है। तो ये हमें समझ में आया। अगर मैं बोलूं 50 ml ऑफ N2 कंटेन्स, कितना आ जाएगा? x/2 मॉलिक्यूल्स, है ना, उसके हाफ हो जाएंगे। अब हमें यहां से एक और बात पता चली, क्या? अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, अगर हमारे पास टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है तो वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। कि जितना हमारे पास वॉल्यूम बढ़ रही है उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, जितना हमारे पास कम हो रहा है उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं। यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। तो हमने ये जो है 5 लॉज अच्छे से समझ लिए। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके।